हेलो स्टूडेंट, मैं एम के सर। आज हम लोग गणित कक्षा 10 के अनसॉल्व्ड पेपर सेट नंबर 2 2025 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोसेक ए माइनस कॉट ए, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, 1/साइन। साइन में बदल देते हैं और काट को बदल लेते हैं कास अपान में साइन। चूँकि हम जानते हैं ये दोनों ही फार्मूले होते हैं कि कॉसेक ए बराबर 1/साइन ए, जबकि कॉट ए बराबर होता है कास बटा में साइन। त्रिकोणमिति में सभी फार्मूले पर आधारित ही क्वेश्चन होते हैं। अगली हम देखते हैं कि आधार बराबर हो चुका है। अगर आधार बराबर है तो भिन्न के नियम से हर को एक बार लिखा जाता है, यानी कि इनका लसा लेने पर साइन ही आएगा, और ऊपर जैसा का तैसा, यदि प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। इस वाले ब्रैकेट को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब हमें इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट दोनों को देखने पर यह पता चल रहा है कि ये वर्गांतर बन चुके हैं, एक बार वही प्लस में और एक बार वही माइनस में। तो वर्गांतर का फार्मूला होता है, चूँकि हम जानते हैं कि ये कि 2 घात 2 घात यदि बीच में माइनस रहे, 2 घात 2 घात बीच में माइनस है तो वर्गांतर का फार्मूला बनता है। तो इसमें क्या होता है कि एक बार हम प्लस लिखते हैं और एक बार माइनस। अब हमें क्या दिया है, हमें राइट वाला दिया है तो लेफ्ट वाला लिख लेना है, अर्थात एक बार प्लस और एक बार माइनस है तो पहले का स्क्वायर फिर माइनस दूसरे का स्क्वायर। सेम इसी प्रकार हमें भी करना है, यानी कि पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर अपान में साइन जैसे का तैसा हमें लिख लेना है। अब हम जानते हैं कि एक का वर्ग एक ही होता है, एक का वर्ग एक ही होता है, तो कास स्क्वायर ए लिख लिया जाए और साइन को ऐसे ही लिख लिया जाए। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस कास स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए अपान में साइन ए। अब एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर 2 साइन था, एक साइन हट चुका है, तो अब हमारे पास क्या बचा, एक साइन, जो कि हमारा विकल्प नंबर डी, विकल्प डी यानी चौथा हमारा सही है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देना चाहूँगा कि चूँकि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो किसी पासे को यदि एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि एक पासे को फेंकने पर संभावित जो परिणाम है क्या क्या हो सकते हैं। एक पासे को यदि हम हवा में उछाले तो या तो देखिए 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकते हैं, या 4 आ सकते हैं, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। ये हमारे पास एक पासा है जो कि हवा में उछालने पर 1 से लेकर 6 तक के अंक इस पे लिखित होते हैं, इस पे बिंदी बिंदी बने होते हैं, तो इसमें से कोई भी एक आ सकता है। अर्थात हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में कि किसी पासे को एक बार फेंकने पर संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। या तो 1 आ सकता है, आपने देखा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 आ सकता है। तो प्रतिदर्श समष्टि
इसे कहते हैं। ये टोटल कितने हुए, ये टोटल कुल नंबर अगर आप देखेंगे गिन करके तो 1 से लेकर 6 तक यानी कि 6 होंगे। अब हमारे पास कह रहा है कि एक विषम संख्या जिसे हम कहते हैं कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल जो पूछा है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम में आपसे कहा है, क्या कहा है कि विषम संख्या हो। कैसी संख्या हो, विषम संख्या। ठीक, तो विषम संख्या में आप देख पाएंगे कि हमारा विषम संख्या में एक तो 1 है, एक तो 3 है और एक 5। तो 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया और 5। अब हम देख पा रहे हैं कि इनकी जो संख्या है वो कितनी है, टोटल अनुकूल परिणामों की संख्या हमारी 3 है, 1 2 3। अब हम विषम संख्या आने की या होने की प्रायिकता, तो विषम संख्या होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम को ऊपर रखते हैं और कुल परिणाम, कुल हमारे पास कितना है 6। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जो कि हमारा विकल्प नंबर दूसरा यानी कि बी सही है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है बहुलक। बहुलक के वर्ग को बताना बहुत ही आसान होता है। इसमें हमें देखना होता है कि बारंबारता सबसे ज़्यादा कितनी बार आया हुआ है, बारंबारता सबसे बड़ी बारंबारता कौन है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता 12 है, तो इसके ठीक ऊपर वाला हमारा क्या होता है, बहुलक का वर्ग होगा, यानी 7 से 14 बहुलक का क्या होगा, वर्ग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें अभी आपको दिखाया कि एक पासे को फेंकने पर क्या परिणाम होते हैं। तो पासे को एक पासे को फेंकने पर जो संभावित परिणाम होते हैं क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। अब ये तो हमारे कुल टोटल परिणाम हो गए 6। अब हमने देखा कि 6 परिणाम हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं एक पासे को फेंकने पर। 2 बार फेंकते तो 36, परंतु बोला है 1 बार फेंकिए, तो 1 बार में कितना हुआ 6। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है कि यदि पासे को 1 बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर देखिए, जो एक बच्चे ने अक्षर को अंकित किया हुआ है, तो ए 1 बार हुआ और 2 बार हुआ। तो अनुकूल परिणाम जो हमारे हुए, अनुकूल परिस्थितियां जो हमारे पास आई हैं वो कितनी बार आई हैं, 2। ए कितनी बार आया है, 2। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम 2 है और टोटल परिणाम को नीचे रखना है। जब डिवाइड कर देंगे तो 2 एक कम 2 और 2 3 या 6, यानी 1/3 हमारा, यानी बी विकल्प हमारा सही है। अब आइए चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन में आपको दिया है कि कॉट थीटा बराबर 8/15, कॉट थीटा बराबर 8/15 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें इनका नाम लिख लेना होता है कि क्या है। तो चूँकि हम जानते हैं कि कॉट अनुपात का नाम लिखने से आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। कॉट थीटा बराबर होता है जो है कि आधार बटा लंब होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फिगर ड्रॉ कर लेना है, यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेना है। समकोण त्रिभुज ABC मैंने बनाया। अब हमें देखेंगे कि आधार, यानी कि मान लीजिए कि अगर कोण यहाँ से बन रहा है तो हमारी ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा हमारी हो जाएगी आधार। तो आधार हमारे पास 8 हुआ और लंब हमारे पास 15। तो सबसे पहले हम AC निकालेंगे क्योंकि साइन पूछ रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का
आधार का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर प्लस लंब का स्क्वायर। तो AC हमारे पास यानी कर्ण हमारे पास नहीं है, तो अब ये आधार हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर करिए, उसके बाद 15 का स्क्वायर। 15, 8 का वर्ग 64 और 15 का हमारे पास 225 होता है वर्ग। उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पे प्राप्त संख्या वर्ग कहलाती है। 15 का 15 में गुणा किए तो क्या हुआ 225, 8 का 8 में किए तो 64। अब जोड़ते हैं तो 5 और 4 9, 2 और 6 8 और ये 2 हमारे पास आया। अब हमें क्या करना है कि इसकी जैसे ही घात हटाएंगे तो सामने करड़ी लग जाएगा। अब 289, चूँकि हम जानते हैं कि 289 17 का वर्गमूल होता है। अब ये हमारे पास 17 आ चुका है। हमसे पूछा गया है कि साइन थीटा का मान बताए। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। अब आप देख सकते हैं कि लंब हमारे पास 15 है और कर्ण हमारे पास कितना आ चुका है 17। तो 15 बटा 17 यानी कि जो है कि हमारा सी विकल्प सही है, 15 बटा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा कि कौशिक 60 डिग्री का मान हमसे पूछा जा रहा है। कौशिक 60 अंश का मान। तो यदि आपको कौशिक 60 अंश का मान नहीं पता है तो आप इसको चेंज कर दीजिए साइन में, क्योंकि साइन का अपोजिट कौशिक और कौशिक का अपोजिट साइन होता है। तो साइन 60 डिग्री। तो अब साइन 60 अंश का मान क्या होता है कि करड़ी में 3/2 और ये मेन बटा हुआ, तो बटा के नीचे बटाते कहाँ चढ़ जाएगा ऊपर। तो हमारे पास ये ऊपर हुआ और ये क्या हो गया नीचे है। तो 2 बटा करड़ी में 3 साइन 60 अंश का मान यहाँ पहला ही है, पहला विकल्प सही है, 2 बटा करड़ी में 3। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी आप देख पाएंगे कि कौशिक स्क्वायर थीटा बटा में सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अब कौशिक स्क्वायर थीटा को सबसे पहले हम बदल लेते हैं, क्या 1 में साइन स्क्वायर थीटा। सबसे आसान तरीका है कि आप साइन सभी, अगर कौशिक दिया है तो साइन में बदलिए, सेक दिया है तो कॉस में बदलिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे ही हल हो जाते हैं। सेक को हम बदल सकते हैं 1 में कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा कास और कास का उल्टा सेक। अब ये देखिए, पहला चौथे के साथ और दूसरा तीसरा एक साथ, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो अब ये हमारे पास गया ऊपर, कास स्क्वायर थीटा हो गया और नीचे हमारे जो है कि साइन थीटा हुआ। अब आप जानते हैं कि कास अपान साइन थीटा को क्या कहते हैं, कास अपान साइन थीटा को हम कहते हैं कॉट थीटा। कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, अर्थात हमारा डी विकल्प सही है, यानी कि डी विकल्प कॉट स्क्वायर थीटा हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास पूछ रहा है कि HCF 35 और 49 का HCF 7 है तो एलसीएम क्या होगा, पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पहली संख्या हमारे पास कि जो पहली संख्या है जिसका नाम हम मान लीजिए कि हम PX रख देते हैं तो 35, और दूसरी संख्या का नाम हमने QX रख दिया तो हमारे पास 49 है, और HCF साथ में दे रखा है, HCF 7 है। और चूंकि अब हमसे LCM पूछा जा रहा है तो चूंकि हम फार्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस यानी LCM गुणिते HCF। अब पहली संख्या हमारे पास 35 यानी 35 है और दूसरी संख्या हमारे पास 49 है, तो LCM हमें निकालना है, HCF हमारे पास 7 है। यदि दोनों साइड गुणित में है तो हम डायरेक्टली काट सकते हैं, ये भी देखिए गुणित में ये भी, तो 7 सत्ते क्या होता है 49। अब 7 का हम आराम से गुणा करा लेते हैं, तो 7 × 5 = 35 और हासिल लगा 3 और
7 तिरिक 21, 21 और 3 कितना होता है 24। यानी कि हमारे पास जो एलसीएम निकल करके आया है 245। तो 245 हमारा सी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सेम है। अब आपसे कह रहा है कि HCF होगा, आपसे कह रहा है कि HCF होगा। तो हम भाग विधि से HCF निकालते हैं। भाग विधि में क्या होता है कि जो संख्या बड़ी होती है उसमें, जो संख्या बड़ी होती है इसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि 657 बड़ा है 306 से। अब हमें क्या करना है कि भाग विधि से आसानी से हल कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग करना है और तब तक भाग करते रहना है जब तक कि कट न जाए। अब हम ये देख पा रहे हैं कि 2 बार हमारा भाग जाएगा। तो 2 बार में हमारा कितना आ सकता है, तो 2 बार में हमारा आएगा 12, यानी 6 दूना 12 और 3 दूना 6। अब हम घटाएंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा और 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा और 6 में से 6 गया। अब जो यही समझना हमें कि जो शेष फल बचेगा, शेष फल जो बचेगा वो हमारा भाजक हो जाएगा और जो भाजक रहता है वह हमारा भाज्य बन जाता है अगली वाली लाइन में। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा कितनी टाइम्स जा सकता है। तो हम चेक करेंगे कि 306 में कितनी बार 45 का भाग जाएगा। तो हम चेक करेंगे, 7 बार देखते हैं, 7 पच्चीस 35 और 7 चौक 28 31, 315 हो गया, जो कि ज़्यादा है, अर्थात 6 बार जाएगा। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 की सुनना हासिल लगा 3 और 6 चौक 24, 24 और 3 27। अब घटाते हैं हम जो है। अब 6 में से 0 जाएगा 6, तो 0 में से 7 नहीं जाएगा, उधार लिया 10 में से 7 गया 3 और यहाँ 2 में से 2 गया ख़त्म। फिर से हमारा जो शेषफल बचेगा वह अपने आप जो है कि भाजक बनता जाएगा और जो भाजक है वह हमारा भाज्य बनता जाएगा। अब 36 का 36 दूना 72 होता है, 36 से कम 36। अब 5 में से 6 नहीं जाएगा, उधार लेगा, 15 में से 6 गया 9 और ये कट गया। फिर से देखिए शेषफल हमारा भाजक बनता जाएगा और जो भाजक है वह भाज्य। तो 9 चौक 36। लास्ट में देखिए पूरा डिवाइड होगा, किससे डिवाइड हुआ 9 से ना, तो अतः 9 से डिवाइड हुआ, अतः HCF हमसे पूछा गया था। तो HCF हमारा कितना होगा 9 होगा, जिससे लास्ट में डिवाइड हो जाए वही हमारा क्या होगा HCF, अर्थात विकल्प नंबर हमारा B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर से हमारा LCF HCF से सेम वही हम मान लेंगे, करा कि LCM HCF दिया है इस बार, अब पहली संख्या दिया है तो मान लेते हैं कि पहली संख्या PX बराबर हमारे पास 24 है और दूसरी संख्या हमसे पूछा जा रहा है, जबकि LCM हमारे पास LCM हमारे पास 168 दे रखा है और HCF भी हमारे को 6 दिया है। अब हम वही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस यानी LCM और HCF। तो पहली संख्या हमारे पास 24 यानी 24 है और दूसरी संख्या निकालनी है, LCM हमारे पास 168 है जबकि HCF 6 है। अब हम आराम से यहीं पर डिवाइड कर सकते हैं या हम पक्षांतर करके डिवाइड यानी भाग दे सकते हैं। गुणित में है तो सामने वाले के भाग में किया जा सकता है। अब हम आराम से 6 चौक 24 हो गया और 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त होगी। तो 4 चौक 16, 4 दूना 8, हमारे पास 42 आया हुआ है। तो 42 यानी कि B विकल्प हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन हमारा है बेटा। तो 2 बिंदु हमारे को दिए हैं, बिंदु हमारे पास है A, B और B जो बिंदु है 2A 2B। चूँकि यहाँ पर अगर हम तुलना करेंगे तो बेटा x1 बराबर हमारे पास A है, जबकि पहला वाला x होता है तो यहाँ पे 2 लोग हैं तो 2 नाम रखिए,
x1 हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास x2 हमारे पास 2a है। उसके बाद y1 हमारे पास है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि y1 हमारे पास b है, जबकि y2 हमारे पास 2b है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो होता है d बराबर रूट में यानी करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब मान को रखना शुरू करते हैं तो x1 का जो वैल्यू है हमारे पास a है, जबकि x2 हमारे पास 2a है होल स्क्वायर, y1 हमारे पास b है और y2 हमारे पास 2b का होल स्क्वायर करते हैं। अब 2a में से एक बार जब घटेगा तो माइनस a आएगा, ऐसे ही 2b में से एक b घटेगा तो माइनस b बचेगा, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, तो माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर। हमारा विकल्प नंबर पहला सही है, करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि यदि वृत्त से है, वृत्त से अगला क्वेश्चन है, तो हम वृत्त ड्रा कर लेते हैं। देखिए क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यानी कि यहाँ पर बिंदु P है, कोई स्पर्शी है जो कि जिसका नाम P रखा गया है, ये हमारा सेंटर पॉइंट केंद्र है। रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ 12 सेमी, यानी कि यहाँ पर एक जो है कि कोई बाह्य बिंदु है जिसका नाम Q है, और यहाँ पे जो है बिंदु जो स्पर्शी है वहाँ स्पर्शी जो हमारी है वहाँ P है और केंद्र का नाम O दिया गया है। अब P से Q की दूरी जो है कि 12 सेमी है, तो OQ की दूरी यानी कि यहाँ से इसकी दूरी, और त्रिज्या तो दिया ही है, त्रिज्या जो है कि 5 सेमी शुरुआत में ही दे रखा है, त्रिज्या 5 सेमी। अब O और P और Q ये यहाँ पर जो है कि समकोण त्रिभुज बनता है। चूँकि हम जानते हैं कि जो ये स्पर्शी होती है त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। स्पर्शी, ये वृत्त की जो स्पर्शी है त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। अगर ये लंब हो गई तो ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया आपका कर्ण, क्या हो गया ये कर्ण। तो चूँकि समकोण त्रिभुज कोण P बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होगा, तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण समकोण त्रिभुज के प्रयोग से अब हम बनाने जा रहे हैं कि ये इसको हम करेंगे कर्ण यानी OQ का स्क्वायर, फिर हम लंब का करते हैं स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर। अब OQ निकालना है, OP की दूरी 12 दिया हुआ है, सॉरी 12 नहीं है 5 है, 5 का स्क्वायर, और इसका PQ हमारे को 12 दिया है। अब OQ का स्क्वायर बराबर 5 का 25 होता है और 12 का 144, इसको जोड़ेंगे तो 169 होगा। अब घात हटाएंगे तो रूट में जाएगा और 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो हमारा ये B विकल्प जो है कि सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है त्रिभुज से, कह रहा है कि त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज हम बना लेते हैं, एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज ABC बोला गया है, और दूसरा त्रिभुज ये ABC, दूसरा त्रिभुज है DE, तो DE और F, इसको हम F कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, हम देख पा रहे हैं कि कोण B जो है, कोण B बराबर है E के, इसके बराबर दिया हुआ है, तो त्रिभुज समरूप होंगे, ये कंडीशन दिया हुआ है। ये हमारे पास 4 कंडीशन है कि त्रिभुज समरूप कैसे होंगे, ये इसमें से कौन सा होगा कि त्रिभुज समरूप होंगे। तो समरूप
त्रिभुज के लिए सबसे पहले हमें कंडीशन जाननी होगी कि समरूप त्रिभुज के लिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण भी बराबर होते हैं। यदि संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे। तो संगत कोण क्या बराबर है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि संगत कोण हमें दिया है कि कोण बी बराबर कोण ई, ये दिया हुआ है कि बराबर है। अब हम देख पा रहे हैं कि कोण बी कोण ई के बराबर है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर, तभी समरूप, तभी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूप त्रिभुज के लिए अब हम देखेंगे कि संगत भुजाएं हैं कौन कौन। तो देख पा रहे हैं आप कि ये जो एंगल बना हुआ है, कोण बना हुआ है, ये किन भुजाओं से मिलकर बना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ए बी, तो ए बी है। अब संगत भुजा ही लेना है और इधर आप देख सकते हैं कि जो कोण ई बना है वो किससे बना है, डी ई से, डी ई वाली भुजा से बना हुआ है। अब अगला वाला आप संगत वाला क्या है, आप देख पा रहे हैं कि बी सी है, बी सी, और दूसरी वाली भुजा क्या है हमारा, एफ सी कहिए या ई एफ कहिए, तो ई एफ दिया हुआ है। क्या ऐसा कोई विकल्प में दिख रहा है, चेक करते हैं हम लोग। तो ए बी अपान डी ई, ठीक है, ए सी नहीं, ए बी अपान डी ई, ए बी अपान डी ई, बी सी अपान ई एफ, विकल्प नंबर हमारा 2 मिल रहा है। फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि यदि कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप कैसे होंगे। तो कोण यदि बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, यदि दो कोण आपस में, समरूप त्रिभुजों के दो कोण अगर आपस में बराबर हैं ना, एक कोण के बराबर हैं, यानी दोनों आपस में बराबर हैं, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं मीन्स जिन भुजाओं से एंगल क्रिएट हुआ है, बना हुआ है कोण, यानी इस वाली भुजा से ये वाला कोण बना है और इस वाली भुजा से ये वाला कोण बना है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड, यानी कि त्रिज्या हमारे को दिया है, त्रिज्या r बराबर दिया है 7 सेमी, और कोण त्रिज्यखंड का कोण है भाई, त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है, तो कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री होता है। तो पाई का मान 22/7 होता है। अब r यानी त्रिज्या हमारे को दिया है 7, तो r स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। उसके बाद थीटा का मान हमारे पास 90 दे रखा है और बटा में 360, आराम से डिवाइड कर लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 चौक 36, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा, यहाँ पे 2। अब 7 से 7 कट गया, ऊपर कितना बचा 11 और 7, नीचे कितना हुआ है 2। अब 11 सते 77 बटा में 2 सेमी, क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी 77। तो ये ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा, अर्थात आपको क्या करना पड़ेगा कि भाग दे दीजिए। भाग दे करके जो है कि जब भाग देंगे आप तो 2 3 6 और 2 8 16 और 1 बचेगा, यानी कि वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। भाग देने पर 2 से 38.5, यानी कि आपका सी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 16 नंबर। करा एक खिलौना 4 सेमी त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिए क्या कहना चाहता है कि एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है और उस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस तरीके से एक शंकु अध्यारोपित है। एक शंकु अध्यारोपित है। ये मान चलिए कि बिल्कुल बराबर है। इस प्रकार से
रोपित है शंकु। अब करा कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या क्या दिया हुआ है, ये अर्धगोला है, उस पर शंकु अध्यारोपित है। अब दिया क्या क्या है, अब जाहिर सी बात है कि जो त्रिज्या शंकु के आधार का होगा, यानी जो त्रिज्या शंकु का होगा वही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या दिया हुआ है 4 सेमी, त्रिज्या 4 सेमी दिया है। तो त्रिज्या r बराबर 4 सेमी, उसके बाद 4 सेमी, उसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l बराबर 12 सेमी। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ देखिए क्या होगा। तो शंकु ऊपर है शंकुआकार, तो पाई आर एल, और नीचे है अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन हो रहा है, पाई हो रहा है और आर हो रहा है, कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पे बचता है एल, और यहाँ पे बचा 2 और एक बार आर बचेगा, एक बार कॉमन ले चुके हैं। तो पाई हम देख पा रहे हैं, ऑप्शन एक बार जरूर देख लेना है। ऑप्शन में देख रहे हैं कि पाई का मान नहीं रखा गया, तो पाई का मान नहीं रखेंगे। आर हमारे पास 4 है, एल का मान 12 दिया हुआ है, आर का मान 4। तो पाई यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस, तो 4 दूना 8। अब 12 8 20 होता है, तो 20 चौक 80, 20 चौक 80 पाई सेमी स्क्वायर, 80 पाई सेमी स्क्वायर, बी विकल्प हमारा सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि द्विघात समीकरण के शून्यक होंगे, तो द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। तो द्विघात बहुपद के शून्यक को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप विकल्प को रख कर चेक करिए, जो जोड़ा जो पेयर इसको संतुष्ट करेगा वो उसका शून्यक होगा। अर्थात या तो आप बहुपद को सीधे सीधे खंड कर लीजिए बहुपद को। तो गुणा करने पे 12 हो, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो 4 + 3, 4 3 12, 4 3 7। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो x होगा और ये 3x होगा, ये 4x, ये 3x + 12। यहाँ से दोनों में कॉमन हो रहा है x, तो x + 4 हुआ, और यहाँ इन दोनों में कॉमन हो रहा है 3, तो x + 4। ये दोनों ब्रैकेट समान हो गए, तो एक ब्रैकेट में इनको बंद करिए और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से x बचा, यहाँ से 3, तो x + 3। अब इनको यदि आप ट्रांसपोजिशन पक्षांतर करेंगे तो -4 आएगा, और यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो -3 आएगा। तो आपका पहला ही विकल्प देख पा रहे हैं कि -4 -3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा समीकरण युग्म का हल होगा। तो समीकरण युग्म के जो समीकरण युग्म दिए हुए हैं, x + y = 14 और एक दिया है x - y = 2। अब आप देख पा रहे हैं, इनको हम समीकरण 1 बना लेते हैं, इनको 2 बना लेते हैं। बहुत आसान दिया है, विपरीत चिन्ह है तो क्या लिख देंगे, जोड़ने पर विपरीत है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे जोड़ते समय, और ये हो जाएगा 2x। ये हमारा 14 2 16। अब ये गुणित में है तो सामने वाले के, अगर कोई चिन्ह नहीं तो इसका मतलब गुणित में है, और गुणित में होने के कारण सामने वाले के बटे में। तो 2 8 16, यानी x का मान कितना आया, 8। x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे x का मान, तो 8 + y = 14। अब पक्षांतर करेंगे तो प्लस उधर जाकर क्या होगा, माइनस। 14 में से 8 जाएगा तो 6, तो यानी y का मान कितना हुआ, 6, और x का मान 8। तो हमारा देख पा रहे हैं कि बी विकल्प जो है x = 8 y = 6 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण जो दे रखा है, समीकरण
के एक्स स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0 की तुलना जो मानक व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर यहाँ पर a बराबर आप देख पाएंगे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में k है, b बराबर x का गुणांक कितना है 2 करड़ी में 6, जबकि c बराबर आपको 3 दिख रहा है। चूँकि मूल क्या है, समान है, मूल समान है, तो हम जानते हैं मूल के समान होने का प्रतिबंध b स्क्वायर बराबर 4ac। तो b का मान हमारे पास है 2 करड़ी में 6 का स्क्वायर। अब 4 गुणे a का मान हमारे पास k है, जबकि c का मान 3 है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये करड़ी से बाहर है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, जबकि करड़ी में 6 का वर्ग केवल 6 ही होगा। इधर 4 गुणे 3, तो 4 से 4 कट गया और 3 दूना 6, यानी कि k बराबर हमारे पास 2 आया, यानी k का मान कितना होगा, 2 होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपको AP दिया है, AP यानी कि समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -6 -4 -2। तो कह रहा है कि 7वां पद, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7वां पद हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद स्मॉल a बराबर -6। अब द्वितीय पद अगर हम देखना चाहेंगे तो द्वितीय पद हमारा ये है, तृतीय ये है। तो सार्वांतर निकालने के लिए सार्वांतर स्मॉल d निकालना है, तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को क्या करना है, घटा देना है। अब आप देख पा रहे हैं कि माइनस का माइनस में गुणा प्लस होगा, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, अब हमसे पूछा गया है कि 7वां पद, तो सातवां पद हम जानते हैं फार्मूला से a प्लस n-1 इंटू डी होता है समांतर श्रेणी से। अब प्रथम पद आपके पास -6 है। अब पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या, तो ये कौन सा पद है, 7वां, 7 रखिए यहाँ पर। और d का मान आपके पास 2 आया हुआ है, -6। अब 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा, यहाँ 2 गुणित में है, -6। अब 6 दूना 12, अब 12 में से 6 घट जाएगा, प्लस माइनस घटता है, तो हमारे पास जो है कि कितना आया, 6। ये रहा हमारा विकल्प नंबर डी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। अब